सारे अद्धा थोड़ा जा करके ले लो। सारा ही है बेटा पेपर का सिर ते आ गए हम 7 तरीक ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ पेपर है 27 हो गई ਅੱਜ और कदों देखी जाना है ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ मैं ਪਹਿਲਾਂ तो ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੈਲੋਰੀਨ ਤੇ ਈਥਰ ਦਾ ਲੈ ਲਿਓ। बेटा बनाता हम जेरोक्स भी करा ले आज और रिवाइज मेरा कर भी लिया 13 अक्टूबर को है केमिस्ट्री का पेपर। वही आ रहा है फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म का ही है। ਮੈਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਮ ਹੋਰ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ ਟੈਸਟ। आपस ਮੈਮ में ਹੈਲੋਰੀਨ डिसाइड कर ਵੱਡਾ ਹੈ लो। ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। देख लो बेटा मैंने कोई इशू नहीं है जो मैं कहूंगी कर लांगे देख लो हम मैंने पढ़ान दो क्लास तो बाद डिस्कशन कर दें। ओके सो ਆਪਾਂ लास्ट क्लास में बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है कुछ बेसिक सी टर्म्स हमने उस दिन पढ़ी थी कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने आप में तो ये लाइफलेस हैं बट इनमें इस ढंग से इंटरेक्शन होता है कि वो लाइफ जनरेट कर देते हैं। सो वो सेल्फ सस्टेनिंग है ठीक है अपने आप को मेंटेन कर सकता है अपने आप को उसके बाद वो रिप्रोडक्शन भी कर सकता है ऐसे मॉलिक्यूल्स को बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़ने हैं वो कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक तो कार्बोहाइड्रेट से सबसे पहले जशन ओल्ड डेफिनेशन क्या बोलती है कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मैम वो हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं कार्बन्स के। हाँ तो ओल्ड डेफिनेशन बोलती है कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। इस डेफिनेशन में कई मॉलिक्यूल्स तो फिट बैठते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया। ठीक है ग्लूकोज को आप कैसे लिख सकते हो ग्लूकोज को आप ऐसे लिख सकते हो आपकी सुक्रोज हो गई C12H22O11 ये भी फिट बैठेगी। ये सारे इस डेफिनेशन में फिट बैठते हैं बट इसकी ड्रॉबैक क्या थी कई मॉलिक्यूल्स ऐसे पाए गए जो कार्बोहाइड्रेट्स ना होते हुए भी इस फॉर्मूले में फिट बैठ गए जैसे एसिटिक एसिड है ठीक है ना इसको हम कंबाइन करके C2H4O2 लिखें और इसको इस फॉर्मूले में ये फिट हो जाएगा बट एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली फॉर्मल्डिहाइड है ठीक है ये भी फिट बैठ जाता है। तो ये इसके एक ड्रॉबैक हो गई कि भाई कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं फिर भी बैठे जा रहे हैं फिट। उसके ऑपोजिट कई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे रैमनोज है डीऑक्सीराइबोज है ये क्या है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं होते हुए भी जैसे रैमनोज का फॉर्मूला C6H12O5 है इट इज अ कार्बोहाइड्रेट बट ये फॉर्मूला में फिट नहीं बैठ रहा। निखिलेश इधर ध्यान दे ला गल्ला बाच मार ली। जशन वीडियो ऑन करो हरगुन हरगुन आप इतने दिन बाद आए हो क्या हो गया पिछले कवर कर लिया सारी रिकॉर्डिंग्स। वीडियो चलाओ प्लीज सभी लोग। पेपर खत्म हो गए हरगुन। आर यू लिसनिंग चल रहा है अभी यस मैम। रिकॉर्डिंग्स पिछली सुन ली मैम सारी नहीं। कर ले बेटा कवर पाइल अप हो जू बहुत कम ठीक है टेस्ट देना नाले हुन कल या परसों जो भी डिसाइड करांगे। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स की कहानी सी निखिलेश कार्बोहाइड्रेट्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलती है क्या होते हैं ये। मैम वो जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स तो ये फॉर द टाइम बिंग प्लीज रिमेंबर दिस डेफिनेशन। ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो उनमें कायरल कार्बन होगा ठीक है ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। इस नाम से क्या लगता है आपको पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब ज्यादा नंबर OH ग्रुप्स के प्रेजेंट हैं और कोई ना कोई एल्डिहाइड ग्रुप भी है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ये जर्नल देखा गया कि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देन वी स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छा शुगर्स भी बोलते हैं कॉमनली ज्यादातर टेस्ट में कैसा होता है स्वीट होते हैं
सैकराइड्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की किस ढंग से है कि ये कितने स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं। आज हमने स्ट्रक्चर्स करने हैं ढंग से, अच्छे से स्ट्रक्चर्स बना के देखना, साथ साथ बनाना, मैं बनाऊंगी। मोनोसैक्राइड्स ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स, ठीक है। ये इसकी मेन 3 क्लासिफिकेशंस हैं। अब मान्य मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं, पढ़े हैं नोट्स कुछ, क्या भी नहीं पढ़ा? यस मैम, जो एक ही उसमें ब्रेक होते हैं सिंपल शुगर, मतलब जो उसमें फर्दर, सिंपल शुगर ही होता है। हाँ, जिसको हम फर्दर बेसिकली ब्रेक नहीं कर सकते इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक वी हैव ग्लूकोज, वी हैव फ्रक्टोज, ये सारे जो हैं मोनोसैक्राइड्स हैं। ऑलिगो वालों को हम आगे ब्रेक कर सकते हैं, 2 to 10 सिंपलर मोनोसैक्राइड्स मिल जाते हैं। तो इनमें डाइसैक्राइड्स हैं जो 2 में ब्रेक हो जाएंगे। जशन डाइसैक्राइड दी कोई एग्जांपल याद कीती है? वाली नहीं कितनी। वो कर लेनी है, ठीक है। जिਵੇਂ सुक्रोज ही है, सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल को आप ब्रेक कराओगे तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेगा, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज मिलेगा। लैक्टोज को ब्रेक कराओगे तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेंगे, ठीक है। ऐसी ट्राइसैकेराइड की एग्जांपल दे रखी है जो 3 मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा, छोटे। ऐसी टेट्रासैकेराइड की स्टैकिरोज, रैफिनोज, वो सारी नोट्स में है, याद कर लेनी है। पॉलीसैकेराइड्स क्या है, जैसे सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, जो ब्रेक करके लार्ज नंबर ऑफ सिंपलर यूनिट्स और वी कैन से लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक करेगा। नोट्स भी साथ साथ पढ़ते रहना, ये सारा दिख रहा होगा आपको। भैया मेरी आवाज आ रही है आपको? प्लीज वीडियो ऑन करो। आपके नाम से एक और एंट्री हो रही है, क्या आप किसी और से ट्राई कर रहे हो? एक्सेप्ट करूं उसको या रिमूव करना है? जस्ट रिप्लाई, गिव मी रिप्लाई इन द चैट। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन हो गया, ये सारा हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके प्रिंट आउट निकाल लेना, इट विल बी बेटर। दिख रहे हैं आपको नोट्स अभी क्या? यस मैम। ये देखो यहाँ तक कर लिया हमने। ये करना है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। ये अभी तो डेफिनेशन ही पढ़ पाऊंगी, फॉर द टाइम बिंग अभी ये समझ में आएगा ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं। जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स करते जाएंगे वैसे समझ में आएगा। ये देखो, आपको पता है ऑर्गेनिक में जो हम अभी चैप्टर किया हमने अभी, उसका नाम क्या है? अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। उसके बाद ना एक और चैप्टर है आपके सिलेबस में, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो जो सेकंड टर्म में आना। क्या चैप्टर का नाम है, मैं क्यों बता रही हूँ, मैं अभी बताती हूँ। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है, समझे? इस चैप्टर में जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, आपको ये चीजें सिखाऊंगी। टॉलरेंस रिएजेंट, ये आपको केमिस्ट्री में +2 में एज अ टेस्ट भी आएंगे। टॉलरेंस टेस्ट होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं उसको। एक फैलिंग सॉल्यूशन होता है, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट एक फैलिंग सॉल्यूशन। ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे याद रखो, कुछ रिएजेंट्स हैं। क्या नाम बोला हमने? टॉलरेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। आई बात समझ में? अब जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना, मोनोसैकेराइड्स की कोई एग्जांपल आ रही है माइंड में? सिंपलेस्ट ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। सारे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं बेटा, उनको रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। शुगर्स का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स।
रिड्यूसिंग शुगर्स वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो टॉलरेंस रिएजेंट और फैनिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। ये लाइन समझ में आती है आपको मेरी? रिड्यूसिंग शुगर्स, मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जांपल्स हैं। रिड्यूस शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, पढ़ी हम कार्बोहाइड्रेट रहे, वो वाले कार्बोहाइड्रेट जो ये दोनों केमिकल्स को इनकी रिडक्शन कर देते हैं। कैसे होती है वो बात की बात है। जो कार्बोहाइड्रेट्स टॉलरेंस रिएजेंट और फैनिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं उनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। ये देखो, ये डेफिनेशन पढ़ते हैं अब हम। all those carbohydrates which can reduce tolerance reagent and Fehling solution, they are called reducing sugars. इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, इनके प्रॉपर रिएक्शंस हैं, वो सारा एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आएगा आपको। और ऑल जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर, ना इतनी बात हो गई। और लास्ट लाइन पढ़ो, ऑल पॉलीसैकेराइड जो हैं, निखिलेश पॉलीसैकेराइड की कोई एग्जांपल? सेलुलोज। ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਗਲਾਈਕੋਜਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਾਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ कि they can't reduce टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब बीच में कौन बचा? बीच में ओलिगोसैकेराइड्स बचे। ओलिगो में हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डाई वाले हैं, ट्राई टेट्रा अपने सिलेबस में है नहीं। डाइसैकेराइड्स अर्गुन क्या होंगे, क्या लगता है? डाई का मतलब क्या है अर्गुन? बोलो बेटा, दो। सैकेराइड्स का मतलब क्या है? जल्दी प्लीज रिप्लाई, जो भी समझ में अभी तक। सैकेराइड्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, समझे? केड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप? बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਪढ़ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਸੈਕਰਾइड्स भी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। डाइसैकेराइड्स वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिदा एक मॉलिक्यूल अगे ब्रेक करके दो सिंपलर मोनोसैकेराइड दिंदा। तो डाइसैकेराइड्स कहते हैं रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। वो कब रिड्यूसिंग हो गए? जब उनका देखो जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप यदि फ्री है, मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग है। जशन पॉलीसैकेराइड्स कैसे हैं? नॉन रिड्यूसिंग है सारे। ठीक है, अब बचा कौन सा मान्य? डाइसैकेराइड। दे मे बी रिड्यूसिंग, दे मे बी नॉन रिड्यूसिंग। ना कब वो रिड्यूसिंग होंगे? देखो वो रिड्यूसिंग तब होंगे व्हेन देयर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जब फ्री होगा तो वो रिड्यूसिंग है। एंड जब ये ग्रुप फ्री नहीं है, बॉन्डेड ग्रुप्स होते हैं, तब ये नॉन रिड्यूसिंग है। दिस विल बी क्लियर व्हेन वी विल स्टडी देयर स्ट्रक्चर्स। लेट मी रिपीट दिस पॉइंट। अभी तक हमने क्या क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। एक तो हमने क्लासिफिकेशन की कि वो आगे कितने सिंपल यूनिट में डिवाइड होते हैं। एक क्लासिफिकेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की बेस्ड ऑन द देयर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग का मतलब इतना है कि वो दो रिएजेंट्स होते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन, उनको रिड्यूस कर देता है तो वो रिड्यूसिंग है, नहीं करता तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग में आते हैं, सारे पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग में आते हैं। वो जो डाई वाले होते हैं वो कब रिड्यूसिंग होंगे? जब उनका एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री होता है तो वो रिड्यूसिंग शुगर बन जाते हैं, बॉन्डेड होता है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? प्लीज रिप्लाई क्विकली। Yes, ma'am. ठीक है, ये सारा देखो नोट्स पढ़ लेना, आज सारा ये लिखा हुआ है। उसके बाद हमने मोनोसैकेराइड्स पढ़ने हैं। देखो ये सिंपल डेफिनेशन है इसलिए मैं नोट्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ। देखो जरा, दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। पता ही है हमें कि आगे ब्रेक नहीं कर सकते हम, तो सिंपलेस्ट है। ये बेटा दो में आगे डिवाइड किए जाते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, एल्डोसिस एंड कीटोसिस।
एल्डोजिस, ये स्पेलिंग्स हैं। जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा CHO, वो एल्डोजिस हैं। जिनमें कीटोनिक ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप पता है ना, C डबल बॉन्ड O, वो कीटोसिस है। दैट्स इट, समझ गए? अब मुझे बताओ कि जो कीटोन ग्रुप होता है क्या वो टर्मिनल हो सकता है निखिलेश? वीडियो ऑन कर क्या लिया मैम? हम ना, फिर वीडियो बंद करके बैठे। मैं पूछ रही हूँ कीटोनिक ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं मैम, कीटोन नहीं होता। क्यों, रीजन की है? तो वे कह रहे हैं कि मैम कीटोन ग्रुप टर्मिनल नहीं ਹੁੰਦਾ। तेरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, असर्शन ठीक होगी। ਹੁਣ रीजन ਦੱਸ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो एल्डिहाइड च भी ਹੁੰਦਾ। इधर ये एल्डिहाइड है, कीटोन है। बोलो। हाँ जी, मान्य, आपको पता है ये नॉन टर्मिनल होता है, क्या रीजन है इसका? मैम उससे जब कार्बन ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ उससे चेन्स जुड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀਟੋਨ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ वही कह ਪਾਸੇ, रहे थे। ਹਾਂ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਕੀਟੋਨ ਗਰੁੱਪ, ਟਰਮੀਨਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ नहीं सकता। टर्मिनल होने वास्ते वन साइड H शुड बी प्रेजेंट, तो इसीलिए ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होता कीटोनिक। ठीक है, यूजुअली ये सेकंड पे पाया जाता है मोनोसैकेराइड्स में। एंड जो एल्डिहाइड होता है वो CHO है, तो एक साइड H होगा, दूसरी साइड कार्बन चेन होगी, तो ये टर्मिनल होगा। टर्मिनल होने का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे पाया जाएगा, यही लिखा हुआ है उसमें, पढ़ लेना। ठीक है, ये देखो। उसके बाद हमारे सिलेबस में मेन जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है और सारा कुछ पढ़ना है स्टडी, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज का ज्यादा डिटेल में, फ्रक्टोज का थोड़ा। ठीक है, तो ग्लूकोज से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तो पहले तो जर्नल्स की बातें हैं। स्वीट फ्रूट में होता है, हनी में होता है, राइप्ड ग्रेप्स में होता है, इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, एक यहाँ पे लिखा होगा, कहीं पढ़ लेना, इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज बोलते हैं क्योंकि ये डेक्स्टोरोटेटरी है। डेक्स्टोरोटेटरी क्या होता है भैया, आप बताओगे? मैंने क्या बोला कि ग्लूकोज का एक और नाम है डेक्सट्रोज शुगर बोलते हैं इसको। उसका मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि भाई ये डेक्स्टोरोटेटरी है। अब होता क्या है डेक्स्टोरोटेटरी, बताइए जल्दी। माइक नहीं चल रहा, ओके, कौन बताएगा? जशन, आपको आता है नो मैम। मैम डेक्स्टोरोटेटरी? इसमें मैम राइट की तरफ वो होता है ना, राइट की तरफ लाइट पॉइंट लगती है जब इसमें पास होगी लाइट। हाँ भाई, कितनी बार तो पढ़ लिया, ठीक बताया ना निखिलेश ने। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब होता है वो वाला कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यदि उसमें से पास करी जाए तो वो उसको, उसके प्लेन को राइट की तरफ रोटेट कर देता है। ऐसे कंपाउंड को डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया जाए, एंड इफ वी पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सपोज करो ये ट्यूब है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया और इसके थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट पास की, और जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो देखागा वो ऐसे नहीं, अब इस प्लेन में नहीं घूम रही, वो ऐसे घूम रही है। मतलब उसका जो प्लेन था वो ग्लूकोज ने इतने राइट एंगल पे घुमा दिया, इसलिए ग्लूकोज डेक्सट्रोज शुगर के नाम से जाना जाता है। जशन समझ आ गई हूँ? यस मैम। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਣਦਾ ਕਿਦਾਂ? ठीक है, सुक्रोज तो पहला मानना। सुक्रोज क्या, केन शुगर जो होती है, कहता है इट इज बॉइल्ड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, H प्लस मतलब HCl सल्फ्यूरिक एसिड। तो ग्लूकोज ब्रेक हो जाती है, सॉरी सुक्रोज ब्रेक हो जाती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये रिएक्शन याद करने पड़ेंगे आपको, बहुत आसान है। पानी डाला, सुक्रोज में H प्लस लिखा, बन गए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का याद रखना, फॉर्मूला सेम होता है, फर्क इनमें बहुत डिफरेंस है एक्चुअल में, इनके स्ट्रक्चर में है, फॉर्मूला सेम है। दूसरा ग्लूकोज बनता है स्टार्च से। ठीक है, कमर्शियली जो ग्लूकोज बड़े लेवल पे बनाया जाता है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। हाइड्रोलिसिस जब वर्ड आता है ना, उसका मतलब होता है चीज को ब्रेक करना विद हेल्प ऑफ वाटर।
ये देखो ये स्टार्च है। एन क्यों लिखा है यहाँ पे निखिलेश, बता सकते हो ये वाला एन क्यों लिखा है? स्टार्च ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਨੇ C6H10O5 ਤੇ ਅੱਧਾ n ਪਾਇਆ। ਇਹ n ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? n ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ ਯੂਨਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਹੈ। ਸਟਾਰਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ n ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ n ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ n ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। starch ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then we get large number of glucose molecules, that's why we call it as polysaccharide। fine, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. अब मेन कहानी शुरू होती है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। अब मैं व्हाइट बोर्ड ऑन कर रही हूँ और आपको समझाऊंगी। ये देखो पहली लाइन तो वही लिखा है डेक्सट्रोज है, और ये एल्डोहेक्सोस है, ये सारा पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर और अगले पेजेस पे ना स्ट्रक्चर्स के प्रूफ्स हैं, ये आपको जरूर, मतलब पहले क्या था जब थ्योरेटिकल पेपर आता था पूरा लिखना आता था, अब ये उसी को एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछेंगे, तो मैं आपको सारा समझा देती हूँ, फिर हम नोट्स रीड करेंगे। ध्यान से सुनना, ये स्ट्रक्चर्स की कहानी क्या है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर चैप्टर बेटा बड़ा आसान है, बायो दे नाल लिंक्ड है, नाल नाल कर लियो, फिर आसान लगूगा, नहीं फिर वो स्ट्रक्चर्स जो फिर औखे लगनगे दोनों, ठीक है। देखो पहली बात तो ये डेक्सट्रोज वाला पॉइंट तो हमने कर लिया, ये एल्डोहेक्सोज है, इसको ऐसे बोलते हैं। एल्डो का मतलब क्या है कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, हेक्स उसका मतलब है 6 कार्बन है, वो तो पता ही है कि भाई इसका फॉर्मूला C6H12O6 है, ठीक है। और जब इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, ये पाया गया कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपको आना चाहिए। 1 एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, और सेकेंडरी OH ग्रुप्स होते हैं। अब सेकेंडरी OH ग्रुप का क्या मतलब होगा, मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ फिर बताऊंगी। 1 प्राइमरी OH ग्रुप होता है, ठीक है। पहली बात तो यह कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 4 2 डिग्री OH ग्रुप्स होते हैं, एंड एक 1 डिग्री OH ग्रुप होता है, ठीक है। और ये एल्डोहेक्सोस है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे लिखा होता है कंबाइन करके, तो ऐसे लिखा होगा, आप कहीं भी कोई बुक देखो या नोट्स में देखना। अब मैं इसको ओपन करके बताती हूँ। ओपन स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है, वैसे वो थोड़ी देर बाद आएगा, बट मैं अभी बना देती हूँ ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाए। देखना जरा, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं यहाँ से। ये CHO ग्रुप को मैंने खोल दिया, ये 2 3 4 5 और ये 6। अभी बनाना नहीं, पहले समझो। ये बेटा सारा एक्सपेरिमेंटल है, देखो प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। 1 2 3 4 5 और 6। आप देख रहे हो कि थर्ड कार्बन पे मैंने OH की पोजीशन चेंज करी है, पता लग रही है ये बात? Yes, ma'am. ये ऐसे ही याद रखना, ये सारा इसके प्रूफ्स हैं, सारा कुछ मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि कहाँ पे OH की पोजीशन किधर है। इसको अपनी मर्जी से उल्ट पुल्ट नहीं कर सकते तुम लोग, जैसे मैंने बनाया। इसका रीजन क्या है? बेटा ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं सारे स्ट्रक्चर्स, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं कि OH की पोजीशन कौन से कार्बन पे कहाँ पे पाई जाती है, एक चीज ये मतलब प्रूव की गई है इसकी। तो देखो एक तो 6 कार्बन हो गए, ये वर्ड क्लियर हो गया, हेक्सोस है। एल्डोज क्यों है, एल्डिहाइड है, ठीक है। अब हमने समझना है 4 2 डिग्री OH ग्रुप्स बता रही थी मैं। अब ये OH ग्रुप कौन सी डिग्री के कार्बन के साथ लगा हुआ है, मान्य
नहीं, क्या ये वाला OH जो सर्कल किया है ब्लैक से? प्राइमरी। अच्छा, ये प्राइमरी कार्बन है। नीचे भी तो है, सेकेंडरी है। हाँ, ये सेकेंडरी कार्बन है। ये वाला कार्बन जशन बताओ, सेकेंडरी। ये वाला निखिलेश। क्या मैम? ये कार्बन बता, फोर्थ कार्बन कौन सी डिग्री का है? 2 डिग्री। हरगुन, ये फिफ्थ वाला कितने डिग्री का है? सेकेंडरी। सिक्स्थ वाला हरगुन, आप ही बताओ। 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि देखो मैं लिख देती हूँ C2, C3, C4, C5, ये सारे 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बनों के साथ जो OH ग्रुप लगे हैं वो भी तो 2 डिग्री OH ग्रुप कहलाएंगे। तो 4 2 डिग्री OH ग्रुप्स हैं। एंड जो 6th कार्बन है वो 1 डिग्री है, इसलिए उसके साथ वाला OH ग्रुप 1 डिग्री OH ग्रुप है। आगे बात समझ में? तो ये चीज याद रखनी है, और ये स्ट्रक्चर भी आपको मतलब एक दो बार अपने हाथ से बना लोगे तो आपको याद हो जाएगा। प्लीज पोजीशन ऑपोजिट मत करना, फिर मुझे मत कहना नंबर कट गए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बस यही बनाया हुआ है, अभी कंडेंस वाला बनाया हुआ है। ये देखो नोट्स में देखो साथ साथ, इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगले पेजेस में आपको ये ओपन करके जैसे मैंने बनाया वो भी मिल जाएगा। मैं दिखाऊं जरा आपको। ये इस पेज पे है, ये देखो आगे जाके है थोड़ा, ये रहा 1 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे बनेगा वो सारा समझाऊंगी। तो हाँ जी, अब अगली लाइन देखो क्या लिखा है। दिस स्ट्रक्चर वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस। कुछ एविडेंसेस हमारे सिलेबस में है जिनसे ये स्ट्रक्चर इंटरप्रेट हुआ। साइक्लिक जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। वो कौन कौन से एविडेंसेस हैं वो हमने पढ़ने हैं। पहला एविडेंसेस तो बेटा यही है कि फॉर्मूला C6H12O6 है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यहाँ पे। एविडेंस किस चीज के एविडेंस है मान्य? ये क्या पढ़ा रही हूँ मैं? ग्लूकोज के structure। ग्लूकोज के कौन सा स्ट्रक्चर? ओपन चेन स्ट्रक्चर के एविडेंसेस हैं। तो पहला तो एविडेंस फॉर्मूला ही है कि भाई हमें मालूम है कि ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इस फॉर्मूले में फिट बैठता है। इसका मतलब हो सकता है भाई ये स्ट्रक्चर हो। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेट चेन। ठीक है, अभी जो हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा है ये वाला, इसमें तुम देख रहे हो कार्बन की स्ट्रेट चेन है ना, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में। इसका प्रूफ क्या है? तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, ग्लूकोज को लंबे टाइम तक हीट करा था विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एट हाई टेम्परेचर। तो उन लोगों को एन पेंटेन सॉरी एन हेक्सेन मिलेगा। एक तो ठीक है, ये एन कब लिखते होते थे हम? स्मॉल एन, ये आगे नाम में, इसका मतलब क्या होता है जैसे? स्ट्रेट चेन है। हाँ, ये एन लिखने का मतलब कॉमन उसमें नॉमेनक्लेचर में यूज होता है कि स्ट्रेट चेन हमें मतलब प्रोडक्ट मिला। तो इससे ये इंटरप्रेट किया गया कि भाई जो रिएक्टेंट रहा होगा, 6 कार्बन आ तो बेसिकली ग्लूकोज से ही रहे हैं ना, वो भी स्ट्रेट चेन में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन का प्रूफ है। ये नोट्स पढ़ते हैं साथ साथ। ये देखो ये सारा रिएक्शन लिखा हुआ है। ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग ऑफ ग्लूकोज, प्रोलॉन्ग मतलब लंबा टाइम, on prolonged heating of glucose with HI and red phosphorus, glucose undergoes reduction at 373 Kelvin, forming N-hexane. ये बन गई N-hexane, suggesting that यहाँ से all 6 carbons are linked in a straight chain. आगे बात समझ में?
ठीक है, तो स्ट्रेट चेन का प्रूफ हो गया। अब अगला हम प्रूफ स्टडी करने जा रहे हैं कि भाई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, इसका क्या प्रूफ है ना। ये देखते हैं क्या प्रूफ इसका निकला, रिएक्शन से ही समझना। अब वही बात है, कुछ रिएक्शंस जैसे जो चैप्टर आना है आपका अगला एल्डिहाइड कीटोन वाला जो मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक का अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे सेकंड टर्म में। तुम लोग फिर भी काफी ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, अल्कोहल्स पढ़ लिए, फिनोल्स पढ़ लिए, ईथर्स पढ़ लिए, हेलोएल्केन हेलोएरीन्स पढ़ लिए। तुमने इतना चीज तो जान लिया होगा कि भाई हर एक जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस है। कुछ रिएक्शंस अल्कोहल्स के होते हैं अपने, कुछ फिनोल्स के होते हैं। ऐसे ही बेटा कुछ रिएक्शंस होते हैं जो एल्डिहाइड ग्रुप देता है। ठीक है, ये डिटेल में तो चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होते हैं जो एल्डिहाइड ग्रुप्स के हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये अभी पता नहीं था कि भाई ग्लूकोज जो है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं, तो उन लोगों ने वो रिएक्शंस करके देखे। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ट्रीट कराया HCN से। HCN हाइड्रोजन साइनाइड होता है। लेट मी राइट, मैं समझाती हूँ। इसको साइनोहाइड्रेन बोलते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन बना। अब देखो क्या कहानी है, ये आपको रिएक्शंस कहीं भी मिल जाएंगे लिखे हुए, इसको समझना कैसे है। ये बेटा यहाँ पे देखो, जो मैं ब्लू से लिख रही हूँ, जो ग्लूकोज होता है ना, सॉरी एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड जनरली RCHO है। जब भी हम उसको HCN के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये एल्डिहाइड के रिएक्शंस होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के देते हैं जिनको हम साइनोहाइड्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रेन, जिसके एक साइड OH होता है, एक साइड CN होता है। तो जब भी साइनोहाइड्रेन बना ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो मान लो ये देखो, मेरे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज को HCN से रिएक्ट कराया और प्रोडक्ट साइनोहाइड्रेन बना। तुम लैब में खड़े हो और तुम लोगों को ये पता है कि भाई जो साइनोहाइड्रेन बनते हैं वो एल्डिहाइड की मतलब स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो तुम लोग क्या इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होगा? बोलो। तो ये उसका प्रूफ बन गया, साइनोहाइड्रेन का बनना इस बात का प्रूफ बन गया कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलरली एक रिएक्शन होते हैं, ये कंपाउंड इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलअमीन है। ये सारे रिएक्शंस तुमको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। हाइड्रोक्सिलअमीन जब भी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक प्रोडक्ट बनाता है बेटा, उसको ऑक्साइन बोलते हैं। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप बन जाता है इसको ऑक्साइन बोलते हैं। तो ऑक्साइन का बनना इस बात का प्रूफ होता है कि जो रिएक्टेंट है उसमें कहीं ना कहीं ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों जो मतलब दो रिएक्शंस कर लिए इसने, दोनों से ऐसे रिजल्ट आए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर? ये याद करने पड़ेंगे, पेपर में आ सकते हैं, ऑक्साइन, साइनोहाइड्रेन एंड ऑल दैट। ये आपको दिखाऊं मैं, एक और रिएक्शन भी है, पहले ये देखो, ये देखो साइनोहाइड्रेन लिखा हुआ है या ऑक्साइन लिखा हुआ है। These reaction confirm the presence of carbonyl group in glucose। ठीक है, अब एक और, जैसे सॉल्ट एनालिसिस किया कभी, एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं ऊपर ऊपर से कर लिया, हाँ भाई। कंफर्मेटरी क्या, कंफर्म करना है। कंफर्म करना है कि भाई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो देखते हैं। फिर क्या किया इसने, ग्लूकोज को एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट कराया, ब्रोमीन वाटर। जो ब्रोमीन वाटर होता है बेटा वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरे की ऑक्सीडेशन कर देता है। अब क्या लगता है तुमको, एल्डिहाइड की जब भी ऑक्सीडेशन होती है क्या प्रोडक्ट बनता होता है? इतना तो पढ़ के आए अल्कोहल चैप्टर में। अल्कोहल पे PCC लगाते थे। एसिड बन हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता था और एल्डिहाइड से एसिड बनता था। यदि तुम स्ट्रॉन्ग लगाते हो तो वो एसिड तक जाता है, PCC लगाते हो तो एल्डिहाइड पर रुक जाता है।
बट शुरू ही जब एल्डिहाइड से कर रहे हो तो नेचुरली वो एसिड ग्रुप में बदलेगा, और तो कोई उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचती। और वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इस OH या सेकेंडरी OH वालों पे अटैक नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ वीक है, मतलब हल्का से ही काम कर रहे हैं। ऑलरेडी CHO को कार्बोक्सिल ग्रुप में तो बदलने की कैपेसिटी रखते हैं, तो यही प्रोडक्ट मिला। ये जो चीज बनती है इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे वही चीज मिली। इससे क्या पता लगता है, देखो अब इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, लैब में रिजल्ट तो आ गया, तुम लोग क्या इसको उल्टा सोचना शुरू करो। क्या सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि भाई हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा था, प्रोडक्ट एसिड मिला, इसका मतलब जो रिएक्टेंट रहा होगा जिसपे ब्रोमीन वाटर ने अटैक करा उसमें कहीं ना कहीं CHO ग्रुप होगा, क्योंकि CHO ग्रुप को ही ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड में कार्बोक्सिल में बदल सकते हैं और नहीं तो ये कंफर्मेशन हो गई कि हाँ जी CHO ग्रुप प्रेजेंट। आई बात समझ में? प्लीज से यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देखो यही लिखा हुआ है, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडाइजेशन विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड containing same 6 carbon atom as present in glucose. This suggests that कि भाई जो ग्रुप प्रेजेंट था वो एल्डिहाइड ग्रुप था। तो अब तक 2 प्रूफ कर लिए हमने। फॉर्मूले वाला तो चलो जर्नल ही है, स्ट्रेट चेन, और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम अगला प्रूफ करेंगे प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। मैं नई मीटिंग कर रही हूँ, 1 मिनट रह गया, ID भेजती हूँ नई। वीडियो चलाओ बेटा सभी लोग जल्दी। तो नेक्स्ट हम प्रूव कर रहे थे कि इस बात का कि एक प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप तो कंफर्म कर लिया, तो इसका एक टेस्ट किया गया। इसके लिए क्या किया गया, लेट्स सी। ठीक है, ये ग्लूकोज है, समझना जरा इस रिएक्शन को। ये देखो, अब पिछले रिएक्शन में हम पढ़ के आए थे कि भाई ग्लूकोज पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे तो ये ग्लूकोनिक एसिड बनता है, इतना तो पता ना। तो एक तरफ ग्लूकोज एक तरफ ग्लूकोनिक एसिड, दोनों को उसने अलग अलग ट्रीट किया। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट किया आपकी बार, कंसंट्रेटेड HNO3। ग्लूकोज को जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, अभी ग्लूकोनिक एसिड को भूल जाओ, जब स्ट्रॉन्ग से करेगा तो तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या लगता है? स्ट्रॉन्ग वाला इसको तो कर ही देगा, ऑक्सीडेशन करके एसिड में बदलेगा। ठीक है, अब और ये देखो, एक OH ग्रुप था, एक OH ग्रुप कौन सा, प्राइमरी। तुमने पढ़ा हुआ है ना कि प्राइमरी वाले को भी जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो एसिड में बदल देते हैं, पढ़ा था ना ये पिछले चैप्टर में। Yes, ma'am. सेकेंडरी OH ग्रुप को तो कीटोन में बदलते हैं, बट प्राइमरी OH ग्रुप का एसिड बन जाता है। अब ये दोनों ही ग्रुप, दोनों मतलब CHO और एक जो प्राइमरी अल्कोहल था उसका भी एसिड बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम होता है सैक्रिक एसिड। अब फिर इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, पीछे चलना पड़ेगा। अब रिजल्ट आया सैक्रिक एसिड बना, सैक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर मालूम था, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा होगा कि भाई 2 COH ग्रुप बन रहे हैं। एक COH ग्रुप तो एल्डिहाइड की कंफर्मेशन बताता है, वो तो पीछे हम करके आगे। एक और COH ग्रुप बना है, इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, क्योंकि एक प्राइमरी OH ग्रुप जब उस पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है तो वो एसिड तक पहुंच जाता है। इस बात को कंफर्म करने के लिए उन लोगों ने ग्लूकोनिक एसिड को भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करा दिया। अब ग्लूकोनिक एसिड में एक तो ऑलरेडी एसिड ग्रुप था जो एल्डिहाइड से बन के आया था। अब
एक जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इसमें बचा हुआ था वो भी एसिड में बदल गया। ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोज दोनों का सैक्रिक एसिड बनाना इस बात को कंफर्म कर देता है कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर? यस मैम। एक बार रीड कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये रिएक्शन तो देखो यही है, इसकी थ्योरी एक बार पढ़ा देती हूँ। ये देखो थ्योरी इसकी जो बोल के मैंने समझाया वो लिखा हुआ है। कहता ऑन ऑक्सीडेशन विद HNO3 इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यू कैन राइट इन योर नोट्स यदि नहीं पता तो। कहता HNO3 से जब करेंगे both glucose and gluconic acid gives the same dicarboxylic acid। डाइकार्बोक्सिलिक क्यों बोल रहे हैं? 2 COH ग्रुप है इसलिए इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं। गिव्स द सेम, वही मिल रहा है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? सैक्रिक एसिड। तो वन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इन सैक्रिक एसिड मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, पता ही है, एंड द अदर मस्ट हैव बीन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी OH ग्रुप। क्लियर? पिछले रिएक्शंस के साथ लिंक्ड है और ये रिएक्शन बिना लिखे कभी भी याद नहीं होंगे, तो इसको लिख के आपको देखना पड़ेगा। आगे बात समझ में? अब इसका लास्ट प्रूफ हमने करना है, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। ओवरऑल देखा जाए तो 5 OH ग्रुप्स आ रहे हैं ना, देखते हैं। देखो पहला प्रूफ फॉर्मूले से, दूसरा प्रूफ स्ट्रेट चेन HI से ट्रीट करके निकला था, तीसरा प्रूफ एल्डिहाइड के रिएक्शन साइनोहाइड्रिन वाला ऑक्साइन वाला, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ग्लूकोनिक एसिड बनने वाला। चौथा प्रूफ 1 प्राइमरी OH ग्रुप, वो ये रहा सैक्रिक एसिड बनने का। आपको एक रिएक्शन याद है, एसिटाइलेशन पढ़ाया था अल्कोहल वाले चैप्टर में, तैयार किया है तो आपको पता होगा एसिटाइलेशन। यस मैम, जैसे एस्ट्रिन बनेगी वो रिएक्शन। हाँ, जिससे एस्टर बनता है। ठीक है, जब हमने अल्कोहल को ट्रीट कराया था एनहाइड्राइड से, जैसे एक एग्जांपल लूं मैं तो एनहाइड्राइड याद होगा शायद, ये रहा। इसको इकट्ठा करके ऐसे लिख देते हैं CH3CO2O। ठीक है, एनहाइड्राइड का जर्नल फॉर्मूला ये होता है, बिकॉज वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज व्हाई हमने CH3 लिखा। आई बात समझ में? तो इसमें क्या हुआ था फिर, इसमें ये वाला बॉन्ड जाता था, ठीक है, और इधर से ये बॉन्ड टूटता था। तो मैं कैसे लिख रही हूँ ये देखना। अब ये जो टूट के बना CH3CO, ये इसका H उठा के ले गया, बाकी क्या बचा? CH3O, और ये जो ग्रुप है ये इसमें ऐड हो गया, और ये ग्रुप का नाम था एसिटाइल ग्रुप, इसीलिए इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन रिएक्शन बोलते थे। और ओवरऑल जो कंपाउंड बनते थे वो एस्टर्स होते थे, RCOR। याद आया कि नहीं? वही रिएक्शन को यूज करेंगे अब हम अगले प्रूफ में। क्या किया इसने देखते हैं। एसिटाइलेशन कराई है बेटा, और कुछ नहीं किया। एसिटिक एनहाइड्राइड इकट्ठा करके लिख दिया मैंने, तुम लोग चाहे ओपन करके ऐसे लिख लो। तो ये देखो टोटल देखा जाए तो 5 OH ग्रुप है ना, 4 यहाँ से 1 यहाँ से, तो वैसा ही स्ट्रक्चर इन लोगों को मिला। पांचों जगह पे एसिटाइलेशन हो गई। 4 तो ये OH वाले ग्रुप की जगह एसिटाइल आ गया, और 5वां ये। ठीक है,
पांचों ग्रुप पे एसिटाइलेशन होने से, बाकी साइड प्रोडक्ट याद रहता है तो लिखो नहीं ना से, पांचों जगह पे एसिटाइलेशन होने से ये पता चलता है कि ओवरऑल कंपाउंड में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट थे। एंड ये हमें ऑलरेडी पता है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप इकट्ठे नहीं हो सकते, तो नेचुरली वो पांचों के 5 OH जो ग्रुप हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे रहे होंगे और एक कार्बन पे CHO ग्रुप रहा होगा। आई बात समझ में? ये देखो इसको पढ़ते हैं। क्या किया इसने, 5 एनहाइड्राइड लिए, ये जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है पेंटा एसीटेट। एस्टर ही है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बोल देते हैं। भाई वीडियो ऑन करो, ऐसे मुझे नहीं पता लगता मैं किसको पढ़ा रही हूँ। फिर ही शुरू करूंगी मैं। मेरी तो अपने अपनी बंद होती है, आप लोगों की पता नहीं कैसे हो जाती है। सॉफ्टवेयर में फर्क है कोई? हाथ के सॉफ्टवेयर में फर्क है मैम, हम ऐसे करके उसको बंद कर देते हैं वीडियो वाले ऑप्शन को। निखिलेश महाराज जी तो ऑन ही नहीं करते। Acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentacetate, which confirms the presence of 5 OH groups. Since it exists as a stable, इसका मतलब यही है कि 5 OH group should be attached to different carbon atom, क्योंकि एक पे 2 नहीं हो सकते। आगे बात समझ में इतनी? Yes, ma'am. ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। कॉन्फिगर बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। पहले ना मैं आपको ये समझा देती हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये देखने में ड्रामा सा लग रहा है। पायरेनोस फॉर्म क्या है ये, और एनोमेरिक कार्बन्स क्या होते हैं। 2 मिनट लगेंगे और हवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। लेट्स सी। तो इसमें क्या है, पहले तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। ठीक है, सॉरी, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओ जरा कॉपी पे एक बार मेरे साथ, जैसे मैं बना रही हूँ। जिधर OH रख रही हूँ, जिधर H रख रही हूँ। प्लीज ड्रॉ इट ऑन योर नोटबुक। इसमें थोड़ी सी समझ और थोड़े सा याद रखना पड़ेगा, तभी स्ट्रक्चर याद होंगे इसके। क्या बोलते हैं इसको, ओपन साइक्लिक तो अभी है नहीं, कोई रिंग रुंग नहीं है इसमें, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इतना बना लिया सभी ने, पहले बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, अब ना बेटा जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये जो हमें एविडेंस पढ़ाए हैं, मैंने आपको 5 एविडेंस पढ़ाए हैं, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के ही थे, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी थी, वो अपन करेंगे। ठीक है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर से फिर वो लिमिटेशंस के कारण एक और स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था जिसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब नाम में तुम लोगों के दिमाग में भी जा रहा होगा कि ओपन चेन में तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, साइक्लिक में कोई ना कोई रिंग भी होगी, है ना। तो वो रिंग कैसे बनानी है वो मैं समझा देती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर को याद रखना पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे बनानी है, इधर ध्यान दो। ये जो 5th कार्बन है ना, तुम पूछ सकते हो कि मैम 5th वाला क्यों लेना, ये सारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, तो यू हैव टू रिमेम्बर कि 5th वाले कार्बन से ही बनाना। ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो होंगे, 2 लोन पेयर होंगे ना। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस होते हैं, तो 2 लोन पेयर है। अब वो जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप में पोलैरिटी होती है, मान्य है कि नहीं होती? मिथिलेश, पोलैरिटी होती है एल्डिहाइड में, होगी क्या लगता है? तू इतना मंद मंद मुस्कुरा रहा है, क्या हुआ? पोलैरिटी ये बता। मैम सोच रहा था। सोच फिर, सोच का क्या रिजल्ट निकला, क्या लगता है? अरे भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी तो कितने ये कराए थे कंपाउंड, कल टेस्ट है परसों आपका, जब भी देना, और पोलैरिटी भूल ले बैठे हो। कार्बोनाइल ग्रुप में पोलैरिटी होगी, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। अब कार्बन पे पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ये कार्बन पे जाके अटैक करते हैं, करेंगे? ठीक है, Yes, ma'am. अब इस पे मैं देखो क्या कर रही हूँ, देखना जरा ध्यान से।
पहले देख लो फिर बनाना। अभी रिंग आएगी पिक्चर में, कैसे बनेगी देखते हैं। अभी ये मैंने कैसे बनाया इससे, देखो जरा। ये वही ऑक्सीजन ने कार्बन को अटैक किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो फिफ्थ और फर्स्ट में बॉन्ड बन गया कि नहीं, बोलो। बनेगा ना बॉन्ड। बॉन्ड, अच्छा ये O पे कौन सा चार्ज आ गया होगा, रफ पे करके देखते हैं। O पे नेगेटिव आ गया होगा, कार्बन पे पॉजिटिव है। तो कार्बन ने ये वाली ऑक्सीजन के साथ रिंग बना ली। O पे जो नेगेटिव है, O ने ये वाला H उठा लिया। ये वाले O पे नेगेटिव आ गया था, उसने ये वाला H उठा के अपना बॉन्ड पूरा कर लिया, OH बना लिया, और वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा नेचुरली क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हुआ। और ये एक तरीके की रिंग बन गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। ये O पता लग रही है ना कौन सी है, ये वाली O, ये वाली ऑक्सीजन है जिसने अटैक किया था कार्बन पे। समझाई? यस मैम। बाकी सारा तो आप उतना ही रखे है, कोई चेंज नहीं की थी, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इन्हों बोलते हैं। ठीक है, ये बनाना आपको आ सकता है। अब इसमें मैं 2-3 चीजें लिखूंगी, उनके हम नाम तो समझेंगे कि वो क्या है। उसको देख के डरना नहीं है। ये है इसका पूरा नाम। ये जो कैपिटल D है, इसका मतलब मैं समझाती हूँ। ये जो प्लस है, आपको याद है मैंने डेक्स्टर रोटेटरी को बोला, बताया था प्लस भी लिख सकते हैं। यस। अच्छा, ये कैपिटल D का डेक्स्ट्रो के साथ कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल D का डिफरेंट मतलब होता है, वो क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगी। डेक्स्ट्रो का मतलब है प्लस, ग्लूको ग्लूकोज से। ये पायरेनोज क्या होता है, देखो एक कंपाउंड होता है, ये केमिस्ट्री का एक कंपाउंड है, इसका नाम पायरन है। यहाँ से ये वर्ड आया पायरेनोज। क्यों आया? ये जो कंपाउंड है, मान्य इसमें कितने मेंबर रिंग है बता सकते हो तुम? पायरन में कार्बन कितने हैं? 5। 5 है, एक ऑक्सीजन है, टोटल 6 मेंबर रिंग है ना। और ये जो अपन ने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, इसमें भी 6 मेंबर है कि नहीं है रिंग में? 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये पायरन मॉलिक्यूल जैसी रिंग है, इसलिए इसको पायरेनोज फॉर्म बोलते हैं। समझ आ गई गल? ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾ ਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਲਫਾ ਤੇ ਇੱਕ कैपिटल D। बाकी चीजें समझाती हूँ। ठीक है, अब ये जो साइक्लिक बना ना बेटा, इसकी एक और फॉर्म भी होती है। मतलब नोट्स में ऐसे करके लिखा होगा, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इधर बना रही हूँ। बाकी सारा सेम है, बस फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन बदल देनी है। बनेगा वो वैसे ही जैसे ये वाली बनाई है ना, अल्फा वाली फॉर्म बनाई है, बिल्कुल वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। बस फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन लेफ्ट साइड की है मैंने। आपको डिफरेंस समझ में आया ब्लू और ग्रीन वाले स्ट्रक्चर में? अब इसका नाम लिख रही हूँ मैं। ये बाकी सारा नाम सेम है, बस ये बीटा फॉर्म है। ग्लूको वर्ड पता लग गया, पायरन वर्ड पता लग गया, पायरन से पायरनोस फॉर्म लिखते हैं। प्लस तो पता है डेक्स्टर रोटेटरी होता है ग्लूकोस। अल्फा बीटा समझा देती हूँ, क्या फर्क लग रहा है अल्फा बीटा में? बस फर्स्ट कार्बन पे और किसी कार्बन पे नहीं, फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन का फर्क है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन को बेटा एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, और इन दोनों फॉर्म्स को आपस में एनोमर्स बोलते हैं। जो फॉर्म्स में सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन का फर्क होता है, उनको एनोमर्स बोला जाता है। जिसपे OH राइट साइड होगा वो अल्फा फॉर्म कहलाती है। फर्स्ट कार्बन की बात कर रही हूँ, याद रखना, ये नंबर कार्बन का याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन से कार्बन की बात हो रही है। फर्स्ट कार्बन पे OH यदि राइट साइड पे होता है तो वो अल्फा फॉर्म बनती है ग्लूकोज की। फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पे होता है तो वो बीटा फॉर्म उसको बोलते हैं। और इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनको एनोमर्स बोलते हैं, और फर्स्ट कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, और ये कायरल होता है नेचर में, जिसके कारण ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। समझ में आई इतनी बात? यस मैम। एक बार मैं जरा पढ़ा देती हूँ, इसमें देखो बीच में पॉइंट डिस्कस किए हैं मैंने अभी।
ये देखो ये साइक्लिक रहा, इससे ये अल्फा पता लग गया तुमको। अल्फा का मतलब क्या है मान्या, कि फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड होगा, ठीक है। कैपिटल डी अभी हमने डिस्कस करना है। प्लस का मतलब क्या है जशन? ऑप्टिकली डेक्स्टोरोटेटरी है, ठीक है। पायरेनोस फॉर्म का की मतलब है निखिलेश? क्या मैम? पायरेनोस फॉर्म बता भाई। अरे अभी तो समझाया था, ये जो पायरन मॉलिक्यूल है 6 मेंबर्ड रिंग है, वैसा ही है ये, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और ये बीटा फॉर्म है। फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड पे है, ठीक है, बाकी सारा सेम है। अब ये देखो, फर्स्ट कार्बन बिकम्स कायरल एंड हैव 2 अरेंजमेंट्स पॉसिबल, अल्फा एंड बीटा। In alpha, OH at first carbon is towards right side, while in beta towards left side. इनको आपस में स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। स्पेस में कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। Such a pair of stereoisomer which differ in configuration only around first carbon, they are called anomers and C1 is called anomeric carbon. इतनी गल्ला समझ आ गई? अभी हमने देखो, एक तो ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखना है, इसमें तो कुछ नहीं, बस ये कार्बन की जगह लाइंस लगाई हुआ है। एक है वर्क आपको समझाना है और एक ये समझाना है कैपिटल डी का क्या मतलब है, वो इसमें आएगा ये कॉन्फ़िगरेशन में। बस इतना याद रखना, कैपिटल डी और स्मॉल डी या प्लस माइनस का कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक है। 2-4 इसमें पॉइंट्स रहते हैं और लिमिटेशंस हैं, और उसके बाद ये फर्स्ट आपका पार्ट खत्म होगा, फिर बाकी 2 बचे हुए हैं वो कराऊंगी, ठीक है। तो फिर अच्छा कल देना परसों देना? कल ही दे दो भाई टेस्ट। अब परसों दे लो। लटकाते रहो बस तुम लोग, है ना। चलो फिर परसों दे देना, और क्या करें, कल क्लास लगा लेंगे, ठीक है। फिर कल क्लास सेम टाइम करते हैं, ठीक है। इसको तैयार कर लेना साथ साथ, बायोमॉलिक्यूल्स का फिर साथ ही ले लूंगी, पेपर है तुम्हारे, बीच में टाइम नहीं दूंगी। और ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू मैम।